हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोविंद कुमार आप सबका अपने चैनल आरबीएससी स्टडी बाय गोविंद पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 9 विज्ञान विषय के अध्याय 13 हम बीमार क्यों होते हैं कि पार्ट 3 के अंतर्गत इसके जो बाकी के टॉपिक बच रहे थे उस चैप्टर को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे अंग विशिष्ट तथा उत्तक विशिष्ट अभिव्यक्ति और फिर रोगों के उपचार और निवारण की कुछ विधियां, जो टॉपिक शेष रह रहे थे। इसी जो पिछली 2 क्लास थी उनमें हमने पहली क्लास में रोगों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली थी और दूसरी क्लास में हमने एड्स और HIV के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली थी। ठीक है बच्चों, तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास भी जरूर देख ले ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है बच्चों, तो देखिए आगे हम टॉपिक पढ़ रहे हैं अंग विशिष्ट तथा उत्तक विशिष्ट अभिव्यक्ति। इसका मतलब ये है कि कुछ जो हमारे मानव शरीर में रोगाणु हैं वो विभिन्न अंगों से प्रवेश करते हैं और कुछ विशिष्ट उत्तकों या कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं। वो कौन कौन से हैं और वो किस प्रकार शरीर के कौन से अंग से प्रवेश करते हैं और कौन से अंग को संक्रमित करते हैं, उनके बारे में अध्ययन प्राप्त करेंगे। देखें तो रोगाणु विभिन्न माध्यमों से शरीर में प्रवेश करते हैं। रोगाणु हमारे शरीर में विभिन्न माध्यमों से, चाहे वो हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे पर्यावरण हो हमारे आसपास का, या चाहे मच्छरों के रूप में हो, चाहे जीवाणु हो, वायरस के रूप में हो, चाहे त्वचा के रूप में हो, इन विभिन्न माध्यमों से हमारे शरीर में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं और मानव शरीर को रोगग्रस्त करने की कोशिश करते हैं। किसी उत्तक या अंग में संक्रमण उसके शरीर में प्रवेश के स्थान पर निर्भर करता है। ये कह रहा है कि हमारे किसी उत्तक या अंग में जो संक्रमण होता है वो हमारे शरीर में जो रोगाणु वो शरीर के कौन से हिस्से से प्रवेश कर रहा है, शरीर के कौन से भाग या हिस्से से प्रवेश कर रहा है, उसके आधार पर निर्भर करता है कि हमारे शरीर के कौन से अंग से रोगाणु मानव शरीर में प्रवेश कर रहा है तो वो कौन से अंग को प्रभावित करेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला उदाहरण, जैसे यदि रोगाणु वायु के द्वारा नाक से प्रवेश करता है तो संक्रमण फेफड़ों में होता है। यानी कि जब कोई रोगाणु वायु के माध्यम से मानव शरीर के नाक के जरिए मानव शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो जो संक्रमण होने की पूरी संभावना बनी रहती है वो संक्रमण कहाँ रहता है, फेफड़ों में। ठीक है, क्योंकि वायु के जो आदान प्रदान की क्रिया है वो आदान प्रदान की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, फेफड़ों में। तो वो रोगाणु है वो किस पर हमला करेगा, फेफड़ों पर आक्रमण करेगा। ठीक है, फेफड़ों में पहुंचेगा और फेफड़ों की क्रियाविधि को वो क्या करेगा, फेफड़ों की क्रियाविधि को वो उसमें क्या करेगा, परिवर्तन करेगा या उसको उसमें कुछ बदलाव करेगा। तो फेफड़े की धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, संक्रमित हो जाएंगे और वो अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए टीबी। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा अभी कि यदि कोई रोगाणु वायु के द्वारा हमारे नाक के माध्यम से प्रवेश करता है तो वो संक्रमण किसमें करता है, फेफड़ों में करता है। जैसे उदाहरण के लिए हमने बात कर ली टीबी की। ठीक है बच्चों, दूसरा देखो, यदि रोगाणु मुंह से प्रवेश करता है तो संक्रमण आहार नाल में होता है। यानी कि अगर कोई रोगाणु मानव शरीर में मुंह से प्रवेश कर रहा है तो वो किसको संक्रमित करेगा, आहार नाल को। आहार नाल क्या होता है, तो हमने मानव पाचन तंत्र के अंदर पढ़ा होगा कि आहार नाल मुख से लेके गुदा द्वार तक लगभग 33 फीट लंबी एक क्या होती है, नली होती है जिसमें भोजन की संपूर्ण क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो जब रोगाणु मुंह से हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो वो किसको संक्रमित करता है, आहार नाल को संक्रमित करता है। जैसे उदाहरण के लिए खसरा का रोगाणु आहार नाल में, जबकि हेपेटाइटिस का रोगाणु लीवर या यकृत में संक्रमण करता है। जैसे उदाहरण के लिए जो खसरा का रोगाणु है वो आहार नाल में संक्रमण करता है, जबकि जो हेपेटाइटिस का रोगाणु है वो लीवर या यकृत में संक्रमण करता है। ठीक है बच्चों, आगे देखें इसी तरह उदाहरण, विषाणु जनन अंगों से प्रवेश करता है। यानी जो विषाणु या वायरस होते हैं वो सामान्यतः जनन अंगों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। ठीक है, लेकिन पूरे शरीर की लसिका ग्रंथियों में फैल जाता है और फिर शरीर के प्रतिरक्षी संस्थान को हानि पहुंचाता है। यानी कि जो वायरस है वो आमतौर पर जो मानव के जनन अंग है उन जनन अंगों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है और धीरे धीरे हमारे पूरे शरीर का जो लसिका तंत्र होता है या लसिका ग्रंथियां होती है उन लसिका ग्रंथियों में फैल जाता है। और मानव का जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, प्रतिरक्षा तंत्र का मतलब मानव शरीर का वो तंत्र या वो अंग जो
मानव शरीर को विभिन्न रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, उस तंत्र को हम प्रतिरक्षा तंत्र या प्रतिरक्षी संस्थान कहते हैं। तो विषाणु लसिका ग्रंथियों में फैल जाते हैं और धीरे धीरे मानव शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करते हैं। और आपने देखा होगा कि जब हमने एड्स पढ़ा था तो हमने वहीं पर यही पढ़ा था कि जब HIV मानव शरीर में प्रवेश कर जाता है तो धीरे धीरे वो शरीर की लसिका ग्रंथियों और WBC, ठीक है, जो व्हाइट ब्लड सेल थी, उन कोशिकाओं को हानि पहुंचाता है और धीरे धीरे मानव के प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देता है। और जब मानव का प्रतिरक्षा तंत्र पूर्ण रूप से कमजोर हो जाता है या फिर कार्य करना बंद कर देता है तो ऐसी स्थिति में ही एड्स की स्थिति बनती थी। ठीक है बच्चों, आगे देखें। इसी तरह मलेरिया का रोगाणु त्वचा के द्वारा प्रवेश करता है। जो मलेरिया है उस मलेरिया का रोगाणु त्वचा के द्वारा प्रवेश करता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जो मलेरिया रोग है वो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, जो कि रक्त की लाल रुधिर कोशिकाओं को नष्ट करता है। किसको नष्ट करता है? RBC, रेड ब्लड सेल को नष्ट करता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगला उदाहरण देखें। इसी प्रकार जापानी मस्तिष्क ज्वर का विषाणु मच्छर के काटने से त्वचा से प्रवेश करता है। ठीक है, जो जापानी मस्तिष्क ज्वर है उसका जो विषाणु है वो भी त्वचा के माध्यम से प्रवेश करता है, क्योंकि वो भी एक मच्छर के काटने से फैलता है। और ये किसको संक्रमित करता है? तो ये मस्तिष्क को संक्रमित करता है। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा कि मानव शरीर के अंदर जो विभिन्न रोगाणु है वो विभिन्न अलग अलग माध्यमों और शरीर के विभिन्न अलग अलग अंगों से प्रवेश करते हैं और अलग अलग अंगों को संक्रमित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यानी कि जो रोगाणु जिस शरीर के अंग से प्रवेश करता है उसी से संबंधित वो किसी विशिष्ट ऊतक या कोशिकाओं को प्रभावित करता है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आगे देखो बच्चों, आगे हम पढ़ रहे हैं उपचार के नियम। कि उपचार के नियम क्या क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। तो रोगों के उपचार के उपाय दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? सामान्यतः दो प्रकार के। पहला उपचार, रोग के लक्षणों को कम करने के लिए उपचार। पहला कौन सा उपचार है? रोग के लक्षणों को कम करना। दूसरा, रोगाणु को मारने के लिए उपचार। दूसरा है कि उस रोगाणु को ही पूरी तरह नष्ट कर दिया जाए। ठीक है बच्चों, जैसे हमने HIV के अंदर भी पढ़ा था कि जब HIV मानव शरीर में प्रवेश कर दिया जाता है तो सर्वप्रथम उसके लक्षणों को नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है कि उनके लक्षणों को हम कम कैसे करें, और फिर धीरे धीरे HIV वायरस को खत्म करने का उपचार किया जाता है। तो इसी तरह किसी भी रोग के उपचार के दो नियम हैं या दो प्रकार है कि सबसे पहले उस रोग के जो लक्षण है जिनसे मानव शरीर प्रभावित हो रहा है उन लक्षणों को नियंत्रित किया जाता है, यानी कम किया जाता है, और उसके बाद जब लक्षण नियंत्रित हो जाते हैं तो उस रोगाणु को नष्ट करने का उपचार किया जाता है। ठीक है बच्चों, देखो तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि रोग के लक्षणों को कम करने के उपचार। तो पहले दवाई रोग के लक्षण दूर और कम करने के लिए दी जाती है। यानी जब भी कोई एक रोगी व्यक्ति चिकित्सक के पास परामर्श लेने जाता है तो सबसे पहले चिकित्सक उनके लक्षण पूछता है कि भाई ये लक्षण आप में मौजूद है या नहीं है। तो डॉक्टर सबसे पहले उन लक्षणों की पहचान करता है और लक्षणों की पहचान करने के बाद उन लक्षणों को कम कैसे किया जाए उनके लिए वो उपचार शुरू करता है। जैसे उदाहरण के लिए बुखार हो गया, दर्द या दस्त आदि, इनके पहले लक्षण जाने जाते हैं और फिर उन लक्षणों को दूर या कम करने की कोशिश की जाती है। हम आराम करके ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं जो हमारे स्वस्थ होने में सहायक होगी। देखो ये बिंदु क्या कह रहा है कि अगर हम आराम करेंगे तो हमारे शरीर में ऊर्जा का क्या होगा? संरक्षण होगा, और वही ऊर्जा हमें फिर विभिन्न रोगों से लड़ने में मदद करेगी। तभी आपने देखा होगा कि जब भी हम चिकित्सक के पास जाते हैं तो चिकित्सक हमें सबसे पहला यही सलाह देता है कि आप एक उचित आराम कीजिए, क्योंकि उचित आराम करने से आपके शरीर की जो ऊर्जा है वो नष्ट नहीं होगी, और जब हमारे शरीर की ऊर्जा नष्ट नहीं होगी तो हमारे शरीर में पर्याप्त ऊर्जा का भंडार हो जाएगा, और जब हमारे शरीर में पर्याप्त ऊर्जा जमा हो जाएगी तो फिर वही ऊर्जा हमें हमारे शरीर को क्या करने में? स्वस्थ करने में और उन रोगाणुओं को नष्ट करने में क्या करेगी? मदद करेगी। इसी कारण से एक चिकित्सक किसी मरीज को सर्वप्रथम एक उचित आराम करने की सलाह देता है। ठीक है बच्चों, दूसरा देखो रोगाणु को मारने के लिए उपचार। तो रोगाणु को मारने के लिए विभिन्न प्रकार की एंटीबायोटिक दी जाती है। जैसे उदाहरण के लिए जीवाणु को मारने के लिए। ठीक है, इसी तरह आपको उदाहरण दिया गया है कि मलेरिया परजीवी को मारने के लिए सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त कुनेन एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे बच्चों कि मलेरिया के
परजीवी को मारने के लिए किस एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है, तो आप कहोगे कि सिंकोना वृक्ष की चाल से जो कुनेन एंटीबायोटिक प्राप्त होती है, उस कुनेन एंटीबायोटिक का उपयोग मलेरिया परजीवी को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो हमने अभी क्या पढ़ा कि किसी भी रोग के उपचार के लिए दो विधियां या दो तरीके होते हैं। पहले तरीके में हम उस रोग के लक्षणों को कम या दूर करने की कोशिश करते हैं, और जब रोग या लक्षण बिल्कुल कम हो जाते हैं तो फिर हम एक उचित उपचार के जरिए उस रोगाणु को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं ये टॉपिक भी आपको समझ में आया होगा। आगे बच्चों हम पढ़ रहे हैं निवारण के सिद्धांत, कि किसी भी बीमारी के निवारण की क्या सिद्धांत है या कितनी विधियां है जिन विधियों या तरीकों की सहायता से हम किसी भी बीमारी या रोग का निवारण या उसकी छुटकारा पा सकते हैं। तो बच्चों किसी भी रोग या निवारण के लिए, किसी भी रोग के निवारण या उसकी रोकथाम के लिए दो विधियां हैं। कितनी विधियां है? दो। पहली विद्या सामान्य विद्या जनरल वेज, और दूसरी रोग विशिष्ट विद्या स्पेसिफिक वेज। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सामान्य विधियों की, कि सामान्य विद्या कौन कौन सी है। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा कि रोगों के निवारण की जो सामान्य विधि है वो है रोगी से दूर करना है, यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति को रोगी से दूर रखना है। जैसे अभी देखें, जैसे अभी फिलहाल ट्रेंड में चल रहा है कोरोना, तो कोरोना में हमने सबसे पहले यही देखा था कि अगर किसी को कोरोना नहीं है या कोरोना वायरस उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर गया, यानी वो कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं है, फिर भी सबसे सामान्य विधि क्या है कि वो अपने मुंह पर मास्क लगाकर रखेगा, बार बार हाथ को सैनिटाइज करेगा, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचेगा। तो ये क्या था, ये कुछ सामान्य तरीके हैं जिनका उपयोग करके या जिनकी सहायता से आप कई प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक है, कुछ सामान्य तरीके हैं या सुरक्षा के कुछ उपाय हैं जिन उपायों का उपयोग करके आप विभिन्न प्रकार की बीमारियों से आसानी से बच सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सामान्य विधि में होता क्या है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को क्या करना है, एक रोगी व्यक्ति से दूर करना है ताकि वो उसके संपर्क में ना आए और उसकी बीमारी उसमें ना फैले। ठीक है, जैसा कि हमने कोरोना में पढ़ा था, सबसे पहले हमने सामान्य विधि का उपयोग किया था कि सबसे पहले हम एक स्वस्थ व्यक्ति को एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति से अलग रखने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखना, खांसते या सीखने समय या फिर हमेशा अपने मुंह पर मास्क लगा के रखना, हाथों को बार बार सैनिटाइज करना, भीड़ भाड़ पर थूकने से मना करना और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जमा नहीं होना। ये क्या थे, ये कुछ सामान्य विधियां थी जिनसे हम कोरोना से बच सकते थे। ठीक है, तो इन्हीं विधियों को हम कहते हैं सामान्य विधियां। जैसे दूसरा उदाहरण, वायु से फैलने वाला संक्रमण या रोगों से बचने के लिए हमें भीड़ वाले स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। जैसा अभी हमने चर्चा कर ही ली कोरोना की, कि कोरोना क्या वायु के माध्यम से फैल रहा था, तो इसलिए सरकार द्वारा क्या सलाह दी गई थी कि आप रोग से बचने के लिए, कि आप कोरोना पॉजिटिव ना हो, इसके लिए आप भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से रुके। ठीक है, या बच्चे अपने मुंह पर मास्क लगाए, सैनिटाइज लगाए। ये क्या थी, ये कुछ सामान्य तरीके थे। उसी तरह देखो, जैसे पानी से फैलने वाले रोगों से बचने के लिए पीने से पहले पानी को उबालना चाहिए, यानी कि कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो पानी के माध्यम से फैलती है, तो ऐसी बीमारियों को बचने के लिए हम क्या करें कि पीने से पहले पानी को उबालना चाहिए, ताकि पानी में अगर किसी प्रकार के विषाणु, कीटाणु, छोटे मोटे जीव मौजूद है तो वो गर्म करेंगे जो पानी को हम, तो वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, ताकि हमें उस पानी में जो जीवाणु या विषाणु, कीटाणु मौजूद थे उनके द्वारा जो बीमारियां हो सकती थी उन बीमारियों से हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे उदाहरण के लिए रोग वाहक सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलने वाले रोगों जैसे मलेरिया से बचने के लिए अपने आसपास या आवास के पास मच्छरों को पनपने नहीं देना चाहिए। जैसे हम जानते हैं कि जो बच्चों मलेरिया होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, और जो मादा एनाफिलीज मच्छर है वो साधारणतः बरसात के मौसम में जब गंदा पानी जमा हो जाता है तो उस गंदे पानी में क्या होते हैं, विकसित होते हैं। तो अगर आपको मलेरिया से बचना है तो निश्चित रूप से आपको अपने आसपास के जो स्थान है उन स्थानों पर पानी को इकट्ठा होने नहीं देना है, उन्हें साफ सफाई रखनी है। तो जो साफ सफाई रहेगी तो वहां पर पानी इकट्ठा नहीं होगा और वहां पर मच्छर नहीं पनपेंगे, तो आप में जो मलेरिया होने की संभावना है वो भी काफी हद तक क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको समझ में आई होगी। अब दूसरी विधि है रोग विशिष्ट विधियां। रोग विशिष्ट विधियां, इसका मतलब क्या है, देखो, रोगों के रोकथाम का उचित उपाय है प्रतिरक्षीकरण या टीकाकरण, यानी कि किसी भी एक विशिष्ट रोग के उपचार का एक सबसे उत्तम तरीका क्या है, प्रतिरक्षीकरण या टीकाकरण। इसका मतलब क्या है कि उस रोग को होने से पहले ही आपके शरीर में उस रोगाणु को प्रवेश करा दिया जाए और फिर आपके शरीर को उस जो
वास्तविक रोगाणु है उस वास्तविक रोगाणु के प्रति लड़ने के लिए आपके शरीर को पहले से तैयार किया जाए। जैसे आपने देखा होगा खसरा का टीका लगता है ना, इसी तरह दूसरे पोलियो का टीका लगता है, सेचक का टीका लगता है। तो ये टीके क्यों लगाते हैं? ये टीके इसलिए लगाते हैं कि आपका शरीर इन रोगों के प्रति पहले से अपने आप को तैयार कर सके, ताकि अगर इन रोगों के वास्तविक जो रोगाणु हैं अगर वो आपके शरीर में प्रवेश करते हैं तो आपके शरीर में पहले से उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनी हुई है और वो एंटीबॉडी उन जीवाणुओं या उन रोगाणुओं को क्या करेगी? नष्ट कर देगी, है ना। तो रोग विशिष्ट विधि का मतलब है कि प्रतिरक्षीकरण यानी हमारे शरीर को किसी रोग विशेष के लिए पहले से ही तैयार कर देना, ठीक है। तो इस विधि में रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में डाल दिए जाते हैं, यानी रोग होने से पहले ही उस रोग के विषाणु उस शरीर के उस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करा दिए जाते हैं। रोगाणु के प्रवेश करते ही प्रतिरक्षा तंत्र धोखे में आ जाता है, यानी प्रतिरक्षा तंत्र ये मान लेता है कि किसी रोगाणु ने आपके शरीर पर आक्रमण किया है और वो उस रोगाणु से लड़ने वाली विशिष्ट कोशिकाओं का क्या करता है? निर्माण करता है, ताकि उस रोगाणु को वह नष्ट कर सके। तो प्रतिरक्षा तंत्र धोखे में आ जाता है और उस रोगाणु से लड़ने वाली विशिष्ट कोशिकाओं का उत्पादन आरंभ कर देता है, ठीक है। इस प्रकार रोगाणु को मारने वाली विशिष्ट कोशिकाएं शरीर में पहले से ही निर्मित हो जाती है और जब रोगाणु वास्तव में शरीर में प्रवेश करता है तो रोगाणु से ये विशिष्ट कोशिका लड़ती है और उसे मार देती है, ठीक है। यानी जब आपके शरीर में पहले से ही उस रोगाणु को नष्ट करने वाली कोशिकाएं मौजूद होगी तो जब वास्तविक रोग का रोगाणु आपके शरीर में प्रवेश करेगा तो वो कोशिका क्या करेगी? उस रोगाणु से लड़ेगी और उस रोगाणु को क्या करेगी? नष्ट कर देगी, ठीक है। तो ये क्या है? ये रोग विशिष्ट विधियां है, यानी कि किसी रोग के होने से पहले ही उसके प्रति हमारे शरीर को तैयार कर देना, ताकि अगर भविष्य में इस प्रकार की आपकी बीमारी होती है तो आपका शरीर पहले से तैयार है और उस रोगाणु से वो क्या करे? आपकी सुरक्षा कर सके, जैसा अभी कोरोना के टीकाकरण में हो रहा है। तो वो क्या है? वो रोग विशिष्ट विधिया है कि भविष्य में आपको कोरोना न हो इसके लिए आपको टीका लगाया जा रहा है, ताकि अगर भविष्य में आपको कोरोना होता है या कोरोना वायरस आपके शरीर में प्रवेश करता है तो आपका शरीर पहले से उस रोगाणु से लड़ने के लिए तैयार है और उस रोगाणु को वो क्या कर देगा? नष्ट कर देगा, ठीक है बच्चों। जैसे उदाहरण के लिए टिटनेस, डिप्थीरिया, पोलियो, सेचक, क्षय रोग के टीके क्या है? उपलब्ध है, ठीक है, ताकि भविष्य में इन रोगों से लड़ने की क्षमता आपके शरीर में पहले से विकसित की जा सके। इसी तरह बच्चों को डीपीटी का टीका डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस के लिए दिया जाता है। यह प्रश्न आप याद रखेंगे, काफी विशेष प्रश्न है। कई बार पूछा जाता है कि डीपीटी का टीका किस रोगों के इलाज में लगाया जाता है। तो डी से एक है डिप्थीरिया, पी का मतलब होता है पेप्टिटिस, पेप्टिटिस का मतलब होता है कुकर खांसी, ठीक है, और टी का मतलब होता है टिटनेस। इन तीनों बीमारियों के इलाज के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये टॉपिक भी उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, जिसमें हमने निवारण की दो विधियों का अध्ययन किया, एक सामान्य विधिया और दूसरी रोग विशिष्ट विधिया। आगे देखें बच्चों, एक सारणी दी गई है जिसमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां दी गई है और उस बीमारियों के लिए जो जिम्मेदार सूक्ष्म जीव है उनका नाम दिया गया है और उनके वाहक मच्छर या जीव है उनका नाम दिया गया है और कुछ सामान्य लक्षण बताए गए हैं। सबसे पहले हम बात करें मलेरिया की। तो बच्चों जो मलेरिया है वो एक सूक्ष्म जीव है प्रोटोजोआ, उस प्रोटोजोआ के कारण फैलता है। और उस प्रोटोजोआ या उस वाहक मच्छर का नाम क्या है? तो बच्चों उसका नाम है मादा एनाफिलीज मच्छर। कौन सा है? मादा एनाफिलीज मच्छर। इसका लक्षण क्या है बच्चों? तो इसका लक्षण है यानी कंपी यानी शरीर में कंपन होना, ठंड लगना और बुखार आना, ठीक है, एक इसका लक्षण है मलेरिया का। दूसरा देखो बच्चों टाइफाइड। टाइफाइड का सूक्ष्म जीव कौन सा है? बैक्टीरिया। और इसका वाहक कौन है? तो कॉकरोच, ठीक है। इसके लक्षण क्या है बच्चों? तो तेज बुखार और आंतों में संक्रमण, ये किसके लक्षण है बच्चों? ये टाइफाइड के लक्षण है। आगे देखो एड्स। तो एड्स का सूक्ष्म जीव कौन सा बच्चों? HIV वायरस। कौन है? HIV वायरस। लक्षण क्या है? तो ये लसिका ग्रंथियों को प्रभावित करता है, यानी कि मानव का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो प्रतिरक्षा तंत्र धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, यानी आपके शरीर में विभिन्न रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो क्षमता धीरे धीरे क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। तो ये एड्स के लक्षण है। फिर डेंगू बुखार, तो ये वायरस के कारण फैलता है। इसके लक्षण क्या है? तो सिर दर्द और बुखार, सिर दर्द और बुखार। फिर वर्म, तो वर्म ये आंत में होता है और इसका लक्षण क्या है? पेट दर्द। फिर काला ज्वार, तो ये प्रोटोजोआ के कारण होता है, लक्षण क्या है? दिमागी बुखार। फिर देखो कृमि,
तो कृमि रोग आंत में एस्केरिस के कारण होता है और इसका लक्षण क्या है तो पेट दर्द। क्या लक्षण है? पेट दर्द। ठीक है बच्चों। आगे सार्स, तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है। फिर स्वाइन फ्लू, तो स्वाइन फ्लू ये सुअर प्लस मानव का वाहक है, यानी सुअर के माध्यम से फैलता है। ठीक है। और इसके लक्षण क्या है तो बुखार फैलता है, इसके कारण बहुत तेजी से बुखार आता है। फिर बर्ड फ्लू, तो ये पक्षियों के माध्यम से फैलता है, इसमें भी बुखार फैलता है। इबोला वायरस, तो ये वायरस के कारण फैलता है और इसमें भी क्या होता है? बुखार फैलता है। तो ये कुछ बीमारियां थी और उनके लिए जिम्मेदार सूक्ष्म जीवों का मैं अध्ययन किया और कुछ सामान्य लक्षणों का अध्ययन किया। तो बच्चों आपका जो अध्याय 13 था, हम बीमार क्यों होते हैं, उसकी हमने विस्तृत काफी अच्छे से व्याख्या कर ली है। तो आज का जो चैप्टर था वो चैप्टर 13 यहीं पे समाप्त होता है। अगली क्लास में बच्चों हम इसके पाठ के भीतर दिए गए प्रश्न और उसके बाद हम इसके अभ्यास प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये क्लास आपको पसंद आई होगी और जितने भी टॉपिक हमने चर्चा की है वो आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो अगर आपको क्लास पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, अपने मित्रों को शेयर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।